चलो भाई ये बनाओ, ट्राई करो ये। चलिए देखते हैं ये। सर हो गया है, बस वो डी का आंसर कैलकुलेट नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप मैच भी कर लेना, है ना। हाँ तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइपोथेटिकल वन इलेक्ट्रॉन एटम आर शोन इन द फिगर। तो ये कोई हाइपोथेटिकल एटम है वन इलेक्ट्रॉन का ही, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका ये एनर्जी लेवल डायग्राम दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि अब देखो, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसकी एनर्जी होगी, यहाँ पे दिया हुआ है -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट में ये है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं कि इतना एनर्जी दें कि ये एटम के बाहर निकल जाए, मतलब इसकी एनर्जी 0 हो जाए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये आपका होगा 0 माइनस ऑफ -15.6, दैट मीन्स 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये आपका हो जाएगा 15.6 वोल्ट। तो इतने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से आपको एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट आप आ जाओ बी पार्ट पे। ये क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n इक्वल टू 2। अच्छा, सीरीज की बात कर रहा है, जो सीरीज n इक्वल टू 2 पे टर्मिनेट होगा, मतलब जो हायर एनर्जी ऑर्बिट से आएंगे और n इक्वल टू 2 पे टर्मिनेट होंगे। जैसे अपना बामर सीरीज होता था ना, तो बामर सीरीज में क्या होता था कि n इक्वल टू 2 पे टर्मिनेट करते थे हायर एनर्जी ऑर्बिट से आकर के इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में बोल रहा है कि शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, अब देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप। तो लैम्डा मीन का मतलब है कि मैक्सिमम एनर्जी गैप होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि n इक्वल टू 2 पे ही टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, सो टर्मिनेट एट n इक्वल टू 2, टर्मिनेट होना चाहिए इसे n इक्वल टू 2 पे। तो इन दैट केस इन्फिनिटी से आपका जो है, अगर ये n इक्वल टू 2 पे आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी गैप होगा। दैट मीन्स ये कहाँ से कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 2 तक में। तो इस केस में जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा ये हो जाएगा 0 माइनस -5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ये हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा आपका कितना, hc/λ इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो देयरफॉर लैम्डा कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 12,400 by energy in electron volt. Answer you will get in angstrom. We had seen lambda in angstrom is equal to 12,400 by energy in electron volt. तो ये आपका आ जाएगा 2340 एंगस्ट्रॉम। कितना आया था? हाँ गुड, वेरी गुड। अच्छा देखें जरा, और कोई आया है शायद। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट ये है, फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द स्टेट n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 के लिए बोल रहा है एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए।
एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, जैसे ये ग्राउंड स्टेट इसका यहाँ पे है, तो n इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हमें ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 3 पे भेजना है तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो सी पार्ट में उसी की बात हो रही है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पे अगर हम भेजेंगे तो जो डेल्टा ई होगा वो होगा कितना, या एनर्जी दे रहा है 3 पे -3.08, दिस इज -3.08 माइनस ऑफ -3.08 माइनस ऑफ कितना, ग्राउंड स्टेट में कितना था -15.6। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है ये आपका आ रहा है 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसके लिए पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल डिफरेंस है एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन पोटेंशियल ये आपका हो जाएगा 12.52 वोल्ट का। अब आप डी पार्ट पे आ जाओ। बोल रहा है फाइंड वेव नंबर ऑफ द फोटोन इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1। वेव नंबर बोलते हैं 1 बाई लैम्डा को। तो 1 बाई लैम्डा पूछ रहा है किसके लिए, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 3 से 1 के लिए अभी अभी हम लोगों ने डेल्टा ई निकाला, ये डेल्टा ई 3 से 1 के लिए तो निकाला था, कितना है 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा लैम्डा इन एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 12,400 बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया 12,400, डेल्टा ई कितना हो गया, ये 12.52। तो आंसर जो है वो इतना ही आ जाएगा एंगस्ट्रम में। और एंगस्ट्रम में आ जाएगा, आपको निकालना है 1 बाई लैम्डा। तो 1 बाई लैम्डा निकालना है, वेव नंबर होता है 1 बाई लैम्डा। वन बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा 12.52 बाई 12,400। और ये चूंकि एंगस्ट्रम में था तो यहाँ पे 10 टू द पावर -10 भी होगा, चूंकि लैम्डा जो आया था वो एंगस्ट्रम में आया था। तो ये हो जाएगा आपका नियरली 1.01 इंटू 10 टू द पावर 7 के आसपास, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, मीटर इनवर्स हो जाएगा इसका यूनिट। तो डी पार्ट हो गया। और ई पार्ट क्या था, ई पार्ट था कि अगर ये जो हाइपोथेटिकल एटम है अगर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इंटरेक्ट करता है मतलब टकराता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दो अलग अलग पार्ट दिया इसमें, अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का टकराने के बाद। तो लाइक देखो, तो इसमें एक्चुअली इसके बाद ही हम लोग एक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक कोलिजन, तो वहां पे हम लोग बढ़िया से समझेंगे इसको। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो है वो हाइपोथेटिकल एटम है। हाइपोथेटिकल एटम अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं तो इनका एनर्जी में जो लॉस होगा वो इसको इस काइंड ऑफ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे एटम में ग्राउंड स्टेट में, उसको एक्साइट करने के काम में अगर आता है, ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल पे, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा उसको,
it will come at the cost of loss in kinetic energy of the electron. तो अब देखो इसका जो है ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ग्राउंड स्टेट, इस एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्साइट कराने के लिए मिनिमम तो 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, मिनिमम तो 10.3 चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बोलेगा यार कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके हम करेंगे क्या, है ना। हमें तो मिनिमम जो है वो 1 से 2 पे जाने के लिए 10.3 चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन का नहीं लेगा कोई एनर्जी, बिकॉज इसमें इसका काम नहीं हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो उसमें उसके काइनेटिक एनर्जी में ड्यू टू कोलिजन कोई लॉस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम का वो एक्साइट नहीं हो सकता है टू एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट। अच्छा, बट अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इन दैट केस ये जो है वो इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले सकता है एटम, और अपने ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के भेज सकता है यहाँ पे n=1 से n=2 पे। तो उस केस में इस एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था उसको एनर्जी मिल जाएगा 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कहाँ से मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन के ही काइनेटिक एनर्जी में उतने से लॉस होगा। ठीक है। हाँ चलिए, सो फर्स्ट केस में क्या होगा, अभी एटॉमिक कोलिजन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसको डिटेल में मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग पढ़ेंगे। तो एटॉमिक कोलिजन हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में उस पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख लो ई के फर्स्ट पार्ट में कि फर्स्ट पार्ट में जो है वो कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड केस में जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का, वो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, कितना हो जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन विल हैव आफ्टर इंटरेक्टिंग। अच्छा, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी बच जाएगा, तो 10.3 वो लूज कर देगा, उसके पास था 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो जाएगा वो 11 माइनस 10.3, दिस इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बोलिए। Okay, so can we move to the next question? बताओ यार, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये ट्राई करो। A small particle of mass m moves in such a way that the potential energy U is equal to AR square, where A is a constant and R is the distance of the particle from the origin. Sure. Assuming Bohr's model of quantization of angular momentum and circular orbits, find the radius of nth allowed orbit. सर, इसका आंसर थोड़ा मतलब अच्छा नहीं आ रहा। हाँ, वो अच्छा नहीं आएगा, तो कैसे निकाला? मतलब रूट का भी फिर वापस ये आ रहा, मतलब पहले तो जैसे u इक्वल्स टू AR स्क्वायर दिया है, तो F इक्वल्स टू माइनस DU/dr कर दिया, तो उससे 2AR आ गया, उसको इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r किया, उससे v मिल गया, और फिर mvr इक्वल्स टू nh/2 में डाला, वहां से r निकाला। परफेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ और बोल ही रहा है कि बोर्स मॉडल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको मानना है, सर्कुलर ऑर्बिट्स मानना है। तो
सब कुछ तो दे ही दिया है, वही सेम है बोर मॉडल वाला। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल ले सकते हो। F इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लोगे माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू के जगह पे ए आर स्क्वायर आ गया, तो दिस विल बी माइनस टू ए आर। अब ये फोर्स मिल गया, तो हम लोगों ने क्या किया था वहां पे डेरिवेशन में कि यही फोर्स प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस फोर्स provides required centripetal force. Required centripetal force. So therefore ये आपका हो जाएगा 2AR is equal to mv स्क्वायर बाई आर। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। और दूसरा हम लोग लगाते थे कंजर्वेशन ऑफ ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकंड स्टेप जो है वो ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है m मास का पार्टिकल v स्पीड से, तो इसका लीनियर मोमेंटम हो गया mv। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किए, r हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये mv r इज इक्वल टू, है ना, mv r इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा nh बाई 2 पाई। तो दिस इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट r इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 am पाई स्क्वायर का पावर 1/4। यही यहां से रेडियस मिल जाएगा। यही आया था आंसर। हाँ सर यही। ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट आ जाइए आप। ये क्वेश्चन ट्राई करो आप। कैसे करेंगे बताओ। सर पहले तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे दोनों के बीच का, वो KQ स्क्वायर बाई आर करके। ये देखो बोल रहा है एक्चुअली रेडियस के बारे में बोला है, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। तो एक जो शॉर्टकट मेथड है वो तो ऐसे करेंगे कि भाई रेडियस का फॉर्मूला ही आपको बोला था मैंने याद रखने के लिए कि r इज n स्क्वायर बाई जेड आर नॉट। और मैंने ये बोला था कि आर नॉट का वैल्यू भैया याद रखना आप, ये था कितना, ये था h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m e स्क्वायर। यही था क्या आर नॉट का वैल्यू, जरा देखो तो आर नॉट यही था क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो। यही था पाई m e स्क्वायर। हाँ सर, हाँ सर यहाँ से तो डायरेक्टली तब होता। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप जो है इसको ऐसे लिख लो पाई ई स्क्वायर एम। सो यहाँ पे ये हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था। तो आप किसी हाइपोथेटिकल एटम के लिए आप इसको लिखेंगे n स्क्वायर बाई जेड h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई q स्क्वायर इनटू उसका पार्टिकल का जो मास है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये दिख रहा है कि r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है q स्क्वायर m के।
अच्छा, तो ये कह रहा है कि सब बोर मॉडल एप्लीकेबल है, सब कुछ वही लेना है। और ये बोला है कि ये जो एन इमेजिनरी पार्टिकल हैज ए चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज है, मान लो ये हाइपोथेटिकल एटम पे चार्ज है q डैश और उसका रेडियस है r डैश, तो आप क्या लिख सकते हो, r बाई आर डैश इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो ये चार्ज हो जाएगा 1/e² और इधर हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाई इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल के लिए, ठीक है, ये भी बोल रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और इसका जो चार्ज है ये बोल रहा है सेम ना, इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी चार्ज 1/e² ही बोला है और मास बोला है 100 टाइम्स ऑफ me। तो ये कितना हो गया यार, ये हो गया 1/e² इंटू me और इंटू e² 100 me, e² कट गया तो ये हो गया 100। सो r बाई आर डैश इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो r डैश जो है वो हो जाएगा 100, सॉरी r बाई 100, तो r डैश हो गया r बाई 100, ठीक है, r डैश हो गया r बाई 100। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, तो nth बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना था यार, nth बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, वो आपका n² बाई z और जो क्या बोलते हैं h² एप्सिलॉन नॉट बाई ये 0.53 एंगस्ट्रॉम, वो कांस्टेंट, लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए वो वैल्यू आता था 0.529 एंगस्ट्रॉम ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम यू कैन राइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इतना आ रहा था, nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए इतना आ रहा था, ये हाइपोथेटिकल एटम के लिए कितना हो गया, इसका 100 हो गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मिल गया अपने को, बोलिए क्लियर है। यहाँ पे डिराइव करने बोल रहा है, तो डेरिवेशन तो उसका वही रहेगा जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था तो इन जनरल तो मास एंड चार्ज क्यू ही रहने दिया था, चार्ज ई रहने दिया था, ई को क्यू लिख सकते थे आप। तो अगर आपको डिराइव करने के लिए बोलेगा तो डेरिवेशन जो हमने किया है वही वाला है कि लाइक के Q1 Q2, ठीक है। अच्छा इसमें z का टर्म तो आ रहा है, हाँ z का टर्म आप यहाँ पे z का वैल्यू +4 ही लिखा है, तो z का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेना आप, न्यूक्लियस का चार्ज लिखा है +4 ही, ठीक है। तो न्यूक्लियस का चार्ज +4 ही लिया है तो आप z का वैल्यू 4 ले लोगे, यहाँ पे आप लोगे टेक z इज इक्वल टू 4, ठीक हो जाएगा। डेरिवेशन करने बोलेगा तो k Q1 Q2, ठीक है, मैं 4 ही को z ही रहने देता हूँ, k Q1 Q2 by r², दिस विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पहला इक्वेशन हो गया। और एंगुलर मोमेंटम जो था mvr इज इक्वल टू nh/2π, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन ये दूसरा इक्वेशन था, दोनों को सॉल्व करके, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा एक सेकंड, मुझे ये K1 Q2 यहाँ पे -e के जगह -q लिखना चाहिए यार, इस पे चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उस पे चार्ज q है ना, ठीक है, मास वगैरह बाद में बैठा लेंगे, तो इन जनरल रहने देते हैं। तो इसको सॉल्व करके आपको जो मिलेगा r वो मिल जाएगा n² बाई z, भाई जो r0 आ रहा था ना h² एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m q², यही डेरिवेशन हो गया ना, यही ये जो रिजल्ट आया है यही दो इक्वेशन से तो डिराइव होके आया है, तो आपको आंसर याद रहेगा, आप डायरेक्टली लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से जो है वो आप फिर
m का और इसका q का वैल्यू बैठा दो, आपका काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन द पार्टिकल जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। अच्छा, फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे जंप कर रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड। अच्छा, तो यहाँ पे भी आप जो है वो डायरेक्टली रिजल्ट का यूज कर सकते हो। 1 बाई लैम्डा क्या था वो, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। तो किससे किससे जंप कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड, फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड। तो ये आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला टर्म आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसीलिए मैंने बताया था कि फॉर्मूला वो याद रहना जो है वो बेहद जरूरी है। आर की जगह पे आप लिखोगे ई नॉट बाई एच सी, ठीक है, जेड स्क्वायर, ये 1/4 माइनस 1/16 हो गया। अब ई नॉट का जो वैल्यू था, ठीक है, आप ई नॉट का वैल्यू हम लोगों ने याद रखा था, राइट। ई नॉट का वैल्यू आया था, वो कितना आया था, ई नॉट का वैल्यू कितना था वो, एम ई टू द पावर 4 था वो, एम ई टू द पावर 4 बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यही था ना ई नॉट यार, हाँ सर। ई नॉट यही था ना। ये आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि पावर दोनों में है, मैं इसको पहले लिखता हूँ, ई टू द पावर 4 इंटू एम बाई 8 एच स्क्वायर नॉट स्क्वायर, ये था, ये ई नॉट था। तो दिस इंटू जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/16, ये हो जाएगा 3/16। अच्छा, अब क्या है कि ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो ये होता। अगर हाइपोथेटिकल पार्टिकल की बात हो रही है तो उस केस में जो है, तो मान लो वेवलेंथ इमिट हुआ लैम्डा डैश, और यहाँ पे उसका हाइपोथेटिकल पार्टिकल का जो है वो चार्ज आ जाएगा, और हाइपोथेटिकल पार्टिकल का ही मास आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे जो है वो तो है कांस्टेंट, और यहाँ पे भी मैं z ही रहने देता हूँ, और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉर हाइपोथेटिकल पार्टिकल। बोलो क्या क्लियर है? बोलिए। सो अगर आप इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं कर दूं 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा बाई 1 बाई लैम्डा डैश। So we will get lambda dash by lambda is equal to, कांस्टेंट टर्म्स कट जाएंगे, ये सब कट जाएगा, क्या रह जाएगा, e टू द पावर 4, ये रह जाएगा बस e बाई q टू द पावर 4 इंटू m बाई m डैश। बोलो यार, यही रह जाएगा ना। हाँ, तो ये q कितना दे रखा था, आई थिंक चार्ज सेम है ना, चार्ज तो सेम ही था, और मास जो है वो कितना था, 100 टाइम्स ना, 100 टाइम्स मास जो था वो 100 टाइम्स था, m बाई 100 m, ये कट गया। तो ये आपका लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 100। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए तो पता होता है ना अपने को लैम्डा।
इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा कितना है भैया? इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा कितना है? निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल ही लेते हैं पहले अलग से। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन के लिए 1 by लैम्डा इज आर जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू था 4, और 1 by n2 स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1 by लैम्डा इज r इंटू 16 इंटू ये कितना हो गया 3 by 16, 16 कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 by 3r, दिस इज 1 by 3 इंटू 1 by r। 1 by r का वैल्यू याद रखना है आपको 912 एंगस्ट्रॉम, कितना हो गया ये 304 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा डैश कितना हो गया, तो देयरफॉर लैम्डा डैश इज इक्वल टू 304 एंगस्ट्रॉम बाय 100, so this will be 3.04 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बोलिए, बोलो, ये समझ में आया? हाँ ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ई नॉट और आर नॉट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आप तुरंत बना लोगे अगर आपको पता है फॉर्मूला तो, क्योंकि उसी का तो सारा खेल है। ठीक है। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। ये कीजिए, फर्स्ट पार्ट हो गया तो समझो बाकी भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हुआ क्या, आप जो है वो कल के क्लास के बाद, कल तो आपका एक्सरे भी हो जाएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर आप हो ही गया, एटॉमिक कोलिजन्स रह जाएगा, वो ट्यूसडे को शायद कर लेंगे। खैर एनीवे एटॉमिक कोलिजन तो कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं उसके। तो आप कल के क्लास के बाद जो है वो एडवांस का PYQ उठाना, मॉडर्न फिजिक्स बनाने का सबसे बेस्ट वही है, सबसे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको उधर ही मिलेंगे। आप एडवांस के PYQ उठाना और आप जो है वो मॉडर्न फिजिक्स 1 वाला पार्ट, मतलब जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक्सरे वाला पार्ट हो, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट नहीं हो, तो क्वेश्चंस आपको दिख ही जाते हैं, देख के ही समझ में आ जाता है। वो वाला पार्ट आप पूरा बना सकते हो। आप डायरेक्टली जो है वो एडवांस PYQ उसमें ट्राई कीजिए, आप बना पाओगे, कर पाओगे आप, तो आपको मजा भी आएगा करने में। तो चलिए आते हैं हम लोग इस पे। तो क्या कह रहा है कि आवाज आ रही है ना बढ़िया से? हाँ सर। हाँ, तो देखो ये कह रहा है कि गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करके 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, एंड consequently the atoms emit radiations of only 3 different wavelengths। तो एटम्स जो हैं वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। कैसे इमिट करते होंगे रेडिएशंस? ये
ये क्या बोलते हैं 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन एब्जॉर्व करके जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट में चला गया होगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया होगा, वापस वहां से जब लौटेगा तो वो जो है वो रेडिएशन इमिट करेगा। सो ये कह रहा है कि इट emit radiations of only 3 different wavelengths and all the wavelengths are equal or smaller than that of the absorbed photon. अच्छा, अब देखो क्या होता है ना कि देखो कितने रेडिएशन इमिट करेगा उसके लिए ना एक फॉर्मूला भी होता है, मैं बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला भी होता है, आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा कि अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करके चला गया हायर एनर्जी स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब क्या है कि जब वो वापस लौटेगा तो मान लो ये nth ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट था, ये nth ऑर्बिट है, तो ये क्या हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ 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 कर सकता है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप n का कॉम्बिनेशन किसके साथ ले सकते हो, n का पेयर आप किसके साथ ले सकते हो, n का पेयर आप ले सकते हो, n से वो जंप कर सकता है n-1 पे या फिर n-2 पे या फिर इस तरीके से कहीं पे भी जंप कर सकता है आउट ऑफ दिस n- मतलब आउट ऑफ इसके नीचे में n-1 ऑर्बिट्स हैं तो कहीं पे भी वो जंप कर सकता है। तो n से ये n-1 यहाँ पे इतने जंप्स हो सकते हैं। अब देखो अगर ये n-1 पे आया जंप करके तो n-1 इसका ग्राउंड स्टेट तो है नहीं, अब n-1 से ये वापस जो है वो आएगा, जंप करेगा इन सब पे। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन n-1 पे आया है वो फिर वापस फाइनली तो उसको ग्राउंड स्टेट में आना ही है, अभी वो डायरेक्टली आ जाए या रुक रुक के अलग अलग जंप करके आए तो n-1 से कहाँ जा सकता है, वो n-2 पे जा सकता है, n-3 पे जा सकता है या फिर ऐसे किसी भी ऑर्बिट पे जा सकता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, यहाँ पे बन रहे हैं n-1 टर्म्स, यहाँ पे बन रहे हैं n-2 टर्म्स। सिमिलरली जो आया होगा n-2 पे तो फर्दर जो है वो किस पे आएगा, n-3 पे आएगा, n-4 पे आएगा और ऐसे करके वो किसी पे भी आएगा। तो यहाँ पे कितने टर्म्स बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे n-3 टर्म्स। तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे n-1 प्लस n-2 प्लस सो एंड सो ऑन 1। तो ये हो जाएगा n-1 into n-1 plus 1 by 2. So this is n into n-1 by 2. So this is also written, this can also be written as nc2. ये जो मैंने इतना करके इतना लंबा बताया वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि भाई आउट ऑफ दिस n ऑर्बिट्स कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट पे जंप कर सकता है। तो कोई भी दो पेयर कोई भी दो ऑर्बिट का पेयर पकड़ सकते हो आप। तो n ऑर्बिट्स हैं, कोई भी दो ऑर्बिट का अगर पेयर पकड़ना है तो कितने पेयर्स बनेंगे, nc2। बोलो यार, है ना, कितने पेयर्स बनेंगे, nc2। बोलो क्लियर है। हेलो, बोलो भाई क्लियर है क्या, चलेगा। हाँ
तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में गया ना, तो हायर स्टेट में गया तो वापस लौटते समय सिर्फ 3 रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो 3 रेडिएशन इमिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि Nc2 इज इक्वल टू 3। टोटल 3 ही पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यू कैन राइट n into n minus 1 by 2. This is equal to 3, so n into n minus 1 is equal to 6. So you can write n is equal to 3. अच्छा, that means यहाँ पे टोटल 3 ही ऑर्बिट है, टोटल 3 ही ऑर्बिट है, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो थर्ड ऑर्बिट में ही गया होगा फाइनली। इलेक्ट्रॉन जो है वो मस्ट भी थर्ड ऑर्बिट में गया होगा। तो थर्ड ऑर्बिट में अगर वो जाएगा, वापस उसको ग्राउंड स्टेट में लौटना है, तो इस केस में वो कितने रेडिएशन इमिट करेगा? या तो भाई वो थर्ड से 2 पे आ जाए या फिर डायरेक्टली 1 पे आ जाए। तो 2 रेडिएशन हो गया, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2, 3 से 2 1 हो गया, 3 से 2 हो गया एक पेयर, या 3 से डायरेक्टली 1 पे आ जाए। और नहीं तो ये हो सकता है कि 3 से 2 पे आया, फिर उसके बाद 2 से 1 पे आया, तो 2 से 1 पे फिर आ जाए, वो भी एक पेयर हो सकता है। 3 से 2, 2 से 1, और एक हो गया 3 से 1 डायरेक्टली। तो टोटल यही 3 रेडिएशन इमिट होंगे। बहुत बढ़िया। तो इतना तो समझ में आया हमें कि इलेक्ट्रॉन फाइनली n इक्वल टू 3 पे गया होगा। सो ओके, अब क्या कर रहा है कि द एटम emits radiations of only 3 different wavelengths. All the wavelengths are equal or smaller than that the absorbed photon. अच्छा, ये क्या कर रहा है जरा ये समझे। अच्छा, फोटोन एब्जॉर्व करके, अच्छा मान लो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, मान ले रहे हैं कुछ, है ना, मान लो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था और हमें पता है गया है ये थर्ड ऑर्बिट तक। और कैसे गया है? बाई एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं मानूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रिसीव करके और वो थर्ड ऑर्बिट पे गया। तो थर्ड ऑर्बिट पे जब वो जाएगा, ठीक है, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ एक अलग से। इधर ही अलग डायग्राम क्या बनाना, इसमें तो कुछ है नहीं। चलो ये मैं इधर अलग लिखता हूँ। मान लो कि ये जो है ना, देखो 3 ही ऑर्बिट्स हैं। अब मुझे जो बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे, हम सोचेंगे भाई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहा होगा और हमें पता है फाइनली वो थर्ड स्टेट में गया है, बिकॉज लौटते समय वो 3 रेडिएशन इमिट करता है। तो हमने ये सोचा कि भाई इसने 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिसीव करके और 1 से 3 पे चला गया। तो 1 से 3 पे चला गया, तो ये बताओ इस केस में जब वो वापस आएगा तो जो रेडिएशन इमिट करेगा, एक रेडिएशन इमिट किया, मान लो ये λ1, एक हुआ ये λ2। अच्छा, ऊपर जाने पे गैप जो है वो कम होते जाता है। तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वो लेक्चर थोड़ा सा हल्का सा ये हुआ, ना रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ। तो क्योंकि आप लोग तो कुछ बोलते नहीं हो ना, मतलब नहीं तो वहां पे मैं बताता, वहां पे मैं ये बताता कि बाद में जो गैप होता है वो कम होते जाता है, वो ऑर्बिट्स में बाद में जो गैप होता है वो कम होते जाता है। स्टार्टिंग देखे ना, स्टार्टिंग में गैप था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बाद में हाँ। वो गैप कम होते गया था, राइट। तो आप एनर्जी लेवल का डायग्राम अगर देखेंगे तो कहाँ गया, ये देखो, स्टार्टिंग में गैप ज्यादा होता है, बाद में वो गैप कम होते जाता है, बाद में वो गैप कम होते जाता है।
तो यहाँ पे देखिए, तो अब एक बात बताओ, ये अगर इलेक्ट्रॉन 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे चला गया, तो लौटते समय मान लो 3 से 2 पे आया तो इसने वेवलेंथ इमिट किया लेटर से लैम्डा ए। 2 से ए पे आया तो मान लो इसने वेवलेंथ इमिट किया लैम्डा बी, और 3 से 1 पे आया तो मान लो इसने वेवलेंथ इमिट किया लैम्डा सी। अच्छा, अब एक बात बताओ, 1 से अगर 3 पे गया था तो एनर्जी गैप हुआ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने माना है, एज्यूम किया है। तो 3 से 1 पे भी आएगा तो एनर्जी गैप सेम ही होगा, हाँ है ना। 3 से 1 पे आया तो भी एनर्जी गैप सेम ही हुआ। तो इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि जो वेवलेंथ इमिट हुआ है लैम्डा सी, और जो इंसिडेंट वेवलेंथ था लैम्डा इंसिडेंट, ये दोनों सेम होगा। इंसिडेंट वेवलेंथ जो था, जो एब्जॉर्ब किया उसने, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, जो एब्जॉर्ब करके उसको 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, तो वो रेडिएशन का जो वेवलेंथ रहा होगा, लैम्डा इंसिडेंट बोल रहा हूँ। और जब, ठीक है यार बताओ, इंसिडेंट वाला लेकर के अगर मैं मान रहा हूँ 1 से 3 पे गया, तो जब वो 3 से 1 पे आएगा तो फिर भी तो फिर तो वापस आते समय उतना ही वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेगा ना, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ, लैम्डा ए और लैम्डा बी क्या होना चाहिए? ये लैम्डा इंसिडेंट से छोटा या बड़ा? ये जो एनर्जी गैप है लैम्डा बी या लैम्डा ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। तो एनर्जी गैप अगर 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, तो जो लैम्डा ए लैम्डा बी है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? लैम्डा ए और लैम्डा बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी गैप, हाँ एनर्जी गैप कम तो वेवलेंथ जो है वो ज्यादा, तो ये इंसिडेंट वाले से ज्यादा होना चाहिए, ये इंसिडेंट वाले से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन में तो बोला है कि जो इमिटेड वेवलेंथ है, क्वेश्चन में तो बोला है कि इमिटेड वेवलेंथ जो है उसका वो या तो इक्वल है या फिर स्मॉलर है देन दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फोटोन। अच्छा, बोल रहा है कि जो बाद में वेवलेंथ इमिट होगा वो या तो इक्वल है या फिर स्मॉलर है। अच्छा, वेवलेंथ स्मॉलर मतलब एनर्जी गैप ज्यादा? हाँ सर। वेवलेंथ स्मॉलर मतलब एनर्जी गैप ज्यादा। तो यार एनर्जी गैप ज्यादा कैसे हो सकता है भाई? एनर्जी गैप वापस आते समय ज्यादा कैसे हो सकता है? वापस आते समय एनर्जी गैप ज्यादा कैसे हो सकता है? ये तो तभी होगा जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन के सेकंड ऑर्बिट में रहा होगा। मान लो इनिशियली इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, और ये रेडिएशन एब्जॉर्ब, जो इंसिडेंट फोटोन है वो एब्जॉर्ब करके चला गया ये 2 से 3 पे। इसका मतलब 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला गैप ये रहता होगा 2 और 3 के बीच में। ये इंसिडेंट फोटोन जो है, फोटोन एब्जॉर्ब करके 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला 2 से 3 पे चला गया होगा। तो अगर ये 2 से 3 पे गया होगा तो फिर वापस आते समय या तो ये 3 से 2 पे आएगा तो एनर्जी गैप सेम रह गया, तो सेम वेवलेंथ इमिट करेगा। या फिर अगर मान लो 3 से 1 पे आ गया तो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, तो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया इसका मतलब कि फिर इमिटेड फोटोन का वेवलेंथ स्मॉलर होगा। और इनफैक्ट अगर 3 से 2 पे आया और फिर 2 से 1 पे भी आया, तो 2 से अगर 1 पे भी आया तो कौन सा वाला एनर्जी गैप ज्यादा होता है? मतलब 2 से 3 के बीच में वाला या 1 से 2 के बीच में वाला? 1 से 2 के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 3 वाला। इसका मतलब अगर 2 से 3 के बीच में एनर्जी गैप है 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो 1 से 2 के बीच में जो एनर्जी गैप होता होगा वो 68 से ज़्यादा ही होता होगा। मतलब 2 से 1 पे भी जब जंप करेगा तो जो इमिटेड फोटोन होगा वो स्मॉलर वेवलेंथ का होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बोला है ना कि भाई ये क्या बोलते हैं, जो इमिटेड फोटोन है उसका वेवलेंथ स्मॉलर होता है या इक्वल होता है, वो तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला सिचुएशन हो। इस सिचुएशन में, ये वाले सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वाले सिचुएशन में ये पॉसिबल होगा। ये बात आ रही है समझ में? हाँ, इसका मतलब कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं था, ये जो है n=2 में था, अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था इनिशियली इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि डिटरमाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ गैस एटम्स। तो गैस एटम का इनिशियल स्टेट जो हो गया वो क्या हो गया, ये इनिशियल स्टेट ऑफ गैस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये n=2 था, ये हमें पता चला। बोलो आई बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब कि 2 और 3 के बीच का एनर्जी गैप 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब वो एटम भी आइडेंटिफाई करने बोल रहा है, तो वो यहीं से पता चलेगा कि एटम आइडेंटिफाई करने बोल रहा है, तो वो यहीं से पता चलेगा। देखो E1 को लिख सकते हो आप -z²/n1² E0, E2 को लिख सकते हो -z²/n2² E0। तो जो, अच्छा मैं E1 E2 क्यों लिखूं, सेकंड और थर्ड में था ना, तो मैं E2 E3 डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो समझने में ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। E2 और E3 कर देता हूँ। E2 जो है वो हो जाएगा -z²/2 का स्क्वायर, और E3 जो है वो हो जाएगा -z²/3 का स्क्वायर E0। तो जो E3 माइनस E2 है ये दिया है 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है, ये है गिवन। तो E3 माइनस E2 जो होगा वो कितना होगा यार, मैं इसको अगर घटाऊं तो ये हो जाएगा E3 माइनस E2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z² E0 and 1/2 square minus 1/3 square. This is 68 electron volt. तो z² E0, अभी E0 जो है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1/4 minus 1/9, दिस इज 68। तो ये कितना हो गया, बोलो यार, क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है क्या? ये आप देखना, ये z= यहाँ से आ जाएगा 6, तो z का वैल्यू यहाँ पे 6 था। तो सेकंड पार्ट भी निकल गया, आइडेंटिफाई द गैस एटम z=6, मतलब कौन सा एटम हो गया ये? 6 किसका होता है एटॉमिक नंबर? हाँ, कार्बन। हाँ, ये कार्बन हो गया, कार्बन एटम था ये। अच्छा, फिर बोल रहा है फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो इमिटेड रेडिएशन है उसमें मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा। तो मिनिमम वेवलेंथ तो तब होगा जब एनर्जी गैप मैक्सिमम हो, और एनर्जी गैप मैक्सिमम तब होगा जब ये 3 से 1 पे जंप कर जाए। तो यानी कि थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है, थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो हम लोग यहाँ पे एनर्जी गैप अगर निकाल लेना तो ज़्यादा जल्दी लिख पाएंगे, तो 12,400 वाला फॉर्मूला लगा के। तो देखो E1 जो है ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -z²
n1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर ई नॉट, और E3 जो है ये आपका हो गया माइनस जेड स्क्वायर। जेड को डायरेक्टली 6 ही लिख देता हूँ, जेड को 6 ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ई नॉट। तो जो E3 माइनस E1 है वो हो जाएगा माइनस E3 माइनस E1, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ई नॉट इंटू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। So this is 13.6 electron volt into 6 और into 1 minus 1/9 कितना हो जाएगा 8/9। तो E3 माइनस E1 जो है ये इतना निकाला आपने, ठीक है, एंड आपको ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रम जो होगा ये होगा 12,400 बाई अभी जो आपने डेल्टा निकाला, डेल्टा ई निकाला 13.6 इंटू 6 इंटू 8/9, ये इतना एंगस्ट्रम आएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी 28.49, so this will come out to be 28.49, ये आपका एंगस्ट्रम में आ जाएगा इतना, ठीक है। हाँ सर। तो ओके, ये निकल गया सी वाला पार्ट। और डी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द रेस्पेक्टिव वेवलेंथ फॉर द गैस एटम्स। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द रेस्पेक्टिव वेवलेंथ फॉर द गैस एटम्स। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या लिखेंगे, अगर ये ग्राउंड स्टेट में होता तो इसका एनर्जी कितना हो जाता। अभी तो अपने को पता चल गया ना, अभी तो अपने को पता चल गया कि कार्बन एटम है, Z का वैल्यू 6 है। तो इन ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी आता ये आता माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई नॉट, हो जाता माइनस 6 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, ई नॉट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाता 489 माइनस 489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है। एंड जो है क्या बोलते हैं इन्फिनिटी पे तो एनर्जी 0 हो जाएगा। तो अपने को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, अपने को इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना लगेगा, कितने वेवलेंथ का रेडिएशन देना पड़ेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा इन एंगस्ट्रम ये हो जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू अभी आपने निकाला 489.6, ये इतना एंगस्ट्रम। सो दिस विल कम आउट टू बी नियरली 25.33 एंगस्ट्रम। इतने वेवलेंथ का अपने को रेडिएशन देना पड़ेगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? बताइए। हाँ सर। ओके 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 ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था ना। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ये कीजिए नेक्स्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सर तब उसके लिए तो मतलब n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 4 के बीच का लेना होगा। n इक्वल टू 2 और n इक्वल्स टू 4, क्योंकि उसका एनर्जी गैप सबसे कम रहेगा।
तो 2 और 4 कैसे बोल रहे हो? ये 2 और 4 कहाँ से आपके मन में आया? सर मतलब उसमें एनर्जी गैप सबसे कम रहेगा। मतलब समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? 2 to 4 या क्या बोल रहे हो? सर मतलब N1 को 2 ले लेंगे और N2 को अगर 4 ले लेंगे तो 2 और 4 ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? ये कैसे डिसाइड किया आपने कि ये होगा, ये N1 2 ही होगा, N2 4 ही होगा? सर उसका क्या मतलब एनर्जी गैप तो उसमें सबसे कम रहेगा ना, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। एनर्जी गैप तो और ऊपर जाएंगे तो और कम होगा। मान लो कि 5 6 ले लेंगे तो और कम होगा। 2 और 4 ही क्यों? 8 9 ले अच्छा सर, लेंगे। तब एक बार सोचता हूँ। सर मतलब उसमें एनर्जी मिनिमम हो रहा है इसीलिए। नहीं, मिनिमम कैसे पता चला? उसमें मिनिमम मिनिमम कैसे हो रहा है? उसमें कैसे हो रहा है मिनिमम एनर्जी? और ऊपर जाओ और मिनिमम होगा, मतलब और गैप मिनिमम होगा। देखिए, यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड एंगुलर मोमेंटम जो है वो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 है। इसका यूज किया था आपने? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हाँ, ये बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम में जो है वो इवन इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ h/2 पाई। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स इन विजिबल रेंज। अच्छा, आप वो बामर सीरीज को लेकर के बार बार n = 2 n = 2 ले रहे हो, है ना? हाँ सर वही। लेकिन यहाँ तो हालात ही बदल गया, जज्बात ही बदल गया भाई। ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। ये इमेजिन करने बोल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई नहीं। जब सारा कहानी पलट गया, फिर अभी कैसे कहेंगे कि बामर सीरीज में ही विजिबल होगा? ये तो बेसिक जो चीज था वही बदल दिया। तो बेसिक चीज लेते थे ना, एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई, तो यही बोल रहा है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई नहीं है। किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में ये बोल रहा है कि ये 2n इंटू h/2 पाई है। अब जब यही कंडीशन बदल गया तो आपका पहले का कोई भी पड़ा हुआ रिजल्ट वैलिड ही नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो सारा काम आपको फिर से करना पड़ेगा। अभी सारा काम जो है वो करना पड़ेगा फिर से। अच्छा, जरा देखें, समझ में आया मामला क्या है? तो देखो यार, मान लो एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, आर रेडियस के सर्कल पे। और ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ही जो है वो अलग कंडीशन दे दिया है। अब ये बताओ, तो सारा डेराइव करना पड़ेगा फिर शुरू से। अभी तो डेरिवेशन में हम लोग क्या क्या लिखते थे? डेरिवेशन में हम लोग लिखते थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो पहला स्टेप होता था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज k q1 q2
by r square. This will provide required centripetal force mv square by r. ये पहला इक्वेशन. दूसरा लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh by 2 पाई. अभी ये बोल रहा है इवन मल्टीपल है h by 2 पाई का, तो ये जो है ये हो गया 2n of h by 2 पाई. ये दूसरा इक्वेशन ही बदल गया हमारा. ठीक है. तो यहां से v इज इक्वल टू आ गया nh by पाई mr. अब इसको जो है वो क्या करो आप कि एक काम करो, इक्वेशन 1 में v का वैल्यू बैठा दो, तो अब वहां से अपने को r निकलेगा. सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, शुरू से. तो आप क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट जल्दी कर रहा हूँ, आप बस समझेंगे कि कर क्या रहा हूँ. तो r का जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपका kZe स्क्वायर बाई mv स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, kZe स्क्वायर बाई m, v का वैल्यू आप यहाँ से उठा लेंगे. v का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा nh बाई पाई mr. v का वैल्यू यहाँ से आएगा nh बाई पाई mr. ये यहाँ पे आप v का वैल्यू nh बाई पाई mr ही डाल देंगे. तो इससे क्या होगा, आपका v एलिमिनेट हो गया और आपको मिल जाएगा r. r जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं स्किप करके जल्दी लिख रहा हूँ. ये आ जाएगा n स्क्वायर बाई z h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 बाई पाई m e स्क्वायर. ये देखा देखा लग रहा है क्या, ये देखा देखा लग रहा है. अच्छा, मैं यहाँ पे जो रेडियस मिला है, एक काम करते हैं, सबको r डैश लिख देता हूँ. r डैश r डैश r डैश r डैश, सबको r डैश कर देता हूँ. सब डैश डैश में लिख देता हूँ. वेलोसिटी भी v डैश v डैश v डैश, सब जो है वो क्या बोलते हैं. एक सेकंड यार, v का वैल्यू nh बाई पाई mr. ओ ठीक है, आप ये कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, कैलकुलेशन तो आप देख लेना. ठीक है, ये इतना आता है. बोलो ये दिख रहा है जो है वो किया हुआ है, आपको स्टेप समझा रहा हूँ. ठीक है. हाँ. अब देखो ये था ना n स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर, ये अपना r होता था, ये होता था r. तो यहाँ पे आ गया अपना r डैश इज इक्वल टू 4r. ये आ गया अपना r डैश इज इक्वल टू 4r. ठीक है. अच्छा, ये आया है भाई, इसको आप थर्ड इक्वेशन बोल लो. अब अपने को क्या है ना, लॉन्गेस्ट वो वेवलेंथ वगैरह निकालना है यार. वो जो फॉर्मूला था ना 1 बाई लैम्डा इज आर जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई, ये हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम लोग ये फॉर्मूला में हमें अभी r का वैल्यू भी बदल गया होगा, बिकॉज सब कुछ बदल, बेसिक यही बदल गया है. तो r होता था ई नॉट बाई एच सी, अभी ई नॉट का वैल्यू भी बदल गया होगा, तो हमें ई नॉट निकालना पड़ेगा. ई नॉट निकालने के लिए हमें r निकालना पड़ा. ये सब क्यों कर रहे हैं ये समझ रहे हो. वो फॉर्मूला जो था जिससे वेवलेंथ निकलेगा, वो फॉर्मूला में r जो होता है रिडवर कांस्टेंट, वो होता है ई नॉट बाई एच सी. अभी ई नॉट ही बदल गया होगा, ई नॉट ही बदल गया होगा. तो ई नॉट निकालने के लिए r हमें निकालना पड़ा. अब हम एनर्जी पे जाएंगे. तो अब एनर्जी पे जाएंगे तो जरा देखो, तो ये आपका
ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2 कर लो आप। स्टेप 2 में एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी वाले में क्या लिखेंगे हम लोग? एनर्जी वाले में लिखेंगे आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², है ना। और टोटल एनर्जी में डायरेक्टली लिख देता हूँ। टोटल एनर्जी जो होता था ई डैश बोल देते हैं, ये -JD²/8πε0R होता था। अभी अगर आपको ये डाउट होगा कि पता नहीं ये वाला फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो वो आप बेसिक से ही देख सकते हो। तो देख लो यार, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये होता है हाफ mv²। अभी mv² मैं v डैश का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका हाफ mv²। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, mv², ये हो जाएगा kZD²/R, तो हाफ mv² हो जाएगा ZD²/8πε0R डैश। ये आप देख लेना। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है आपका माइनस, मतलब KQ1Q2/R। KQ1Q2/R ही मैं लिखता हूँ, KQ1Q2/R। So this will be minus JD²/4πε0R dash. Total energy is kinetic energy plus potential energy. So this is minus JD²/8πε0R dash. ये टोटल एनर्जी हुआ। अभी आर डैश, हाँ तो ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड था, फॉर्मूला वो लग रहा है, सिर्फ आर डैश आ गया यहाँ पे। अब चूंकि हमारा रेडियस बदल चुका है, तो हम लोग आर डैश के जगह पे क्या लिख देंगे? सो ई डैश इज इक्वल टू माइनस JD²/8πε0। आर डैश के जगह पे तो हम लोग लिखेंगे 4R। तो 4R लिखेंगे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये ई डैश जो है वो E/4 हो गया? ई डैश जो है वो E/4 हो गया। बोलो यार, हाँ, है ना, बोलिए। हाँ सर। तो ई डैश आ गया E/4, ठीक है। तो देखो जो एनर्जी था, एनर्जी जो था, अब अपना आएगा स्टेप 3। तो स्टेप 1 में रेडियस के बारे में देखे, स्टेप 2 में एनर्जी के बारे में देखे, स्टेप 3 में जो है ना वो रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में देखेंगे कि रीडबर्ग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ा। तो देखो अब एनर्जी जो होता है वो अपने को फॉर्मूला पता है कि एनर्जी होता है -Z²/n² E0, है ना। अब ये बताओ Z और n तो 4 टाइम्स नहीं होगा ना, E0 ही 4 टाइम्स हुआ होगा, है ना। तो ई डैश का, आई मीन चूंकि एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, एंड सिंस एनर्जी 1/4 हो गया है, so what we can say कि since E dash is E/4, so we can say E0 dash is E0/4, right, है ना। E0 की वैल्यू ही तो 1/4, जो कांस्टेंट का टर्म है वही तो 1/4 हुआ होगा भाई। जो बाकी टर्म्स हैं Z², n², वो सब तो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो E0 की वैल्यू बेसिकली 1/4 हो गया। अब देखो रीडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो होता है, रीडबर्ग कांस्टेंट हमने देखा था, ये होता है E0/hc। तो देयरफॉर r डैश, नया वाला जो रीडबर्ग कांस्टेंट होगा तो होगा E0 डैश/hc। सो ये चूंकि 1/4 हो गया है, h और c तो वही रहेगा, सो r डैश विल बी r/4। देखो फाइनली हमें रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पता चला कि वो 1/4 हो गया है। बोलो क्लियर है? बोलो यार, क्लियर है क्या? यस सर।
तो अब जो है आप ये फॉर्मूला में डालिए। अब आपका आ गया स्टेप 5। स्टेप 5 में ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। ठीक है। So now you can write like 1 by lambda dash is equal to r dash z square 1 by n2 square minus 1 by n1 square. So what you can write? uh, अच्छा, अब ये बोल रहा है, अच्छा r dash बात हो रही है लैम्डा डैश की ना। क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इन विजिबल रेंज। अच्छा चलो, अगर हम लैम्डा डैश निकालें यहाँ पे तो लैम्डा डैश बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है वो तो 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, तो वो लैम्डा डैश 7000 एंगस्ट्रॉम लेने को बोल रहा है। चलो लैम्डा डैश अगर यहाँ से लिखें तो यू कैन राइट लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर डैश इंटू 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू 1 by n2 square minus 1 by n1 square. Now, so lambda dash is 1 by r dash, तो 1 by r होता था 912 एंगस्ट्रॉम। अभी r dash जो है वो 1/4 हो गया था, तो 1/4 हो गया था। अभी डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो गया, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये into 4 हो जाएगा। So this term will come out to be 900। ये वाला जो टर्म है this will come out to be 912 into 912 एंगस्ट्रॉम into 4। ये 4 आ गया। एक्चुअली यहाँ तक इसके बाद का तो सारा काम करना ही होगा। यहाँ तक थोड़ा सा दिमाग लगा के ना डायरेक्टली भी पहुंचा जा सकता था, मतलब इतना जो हमने किया वो सब ना करके, और क्या डायरेक्टली भी थोड़ा पहुंचा जा सकता था क्या? हाँ यार, बोलो। बेसिकली वो ट्रैक करना पड़ता शुरू से ही, बट थोड़ा कैलकुलेशन से बच करके वो प्रोपोर्शनलिटी देख करके कुछ किया जा सकता था। ठीक है। ये बेसिकली आप क्या करते हैं ना कि क्या बोलते हैं, MVR क्या हो गया, n के जगह ये 2n आ गया था, 2n इंटू एच बाई 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल जो था ना। तो अगर आप h को 2h से रिप्लेस कर देते, h को अगर आप 2h से रिप्लेस कर देते तो शायद इस रिजल्ट तक जल्दी पहुंचा जा सकता था। आप एक बार करके देखिएगा, ट्राई करके। ठीक है, h के जगह पे अगर 2h लिख करके करते तो शायद कुछ जल्दी होता। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? h को 2h लिखने से थोड़ा जल्दी होता, मतलब ये वाला रिजल्ट तक थोड़ा जल्दी पहुंचा जा सकता था। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने वो पूरा करके दिखा दिया है। क्योंकि एक बार आपको सब कुछ अगर माइंड में पिक्चर क्लियर है तो आप वो जल्दी जंप करके पहुंचने वाला चीज मैं चाहता हूँ कि वो आप समझ गए तो खुद से करें। तो ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बोला है, तो हाइड्रोजन एटम बोला है तो Z तो 1 हो गया। सो जस्ट अ सेकंड, ये हो गया 1 और इंटू 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। ओके, नाउ सिंस लैम्डा डैश ये बोला है विजिबल रेंज में होना चाहिए, तो लैम्डा डैश जो है वो बोला है लेस देन 7000 एंगस्ट्रॉम होने के लिए। मैक्सिमम वेवलेंथ भी बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम विल बी। चलो ठीक है, so lambda dash less than 7000 करते हैं, and what we will get
you will get 912. So therefore ये जो वैल्यू है ये कितनी है ये? So therefore 3648 angstrom by 1 by n2 square minus 1 by n1 square, that must be less than or equal to 7000 angstrom. So therefore you can write 1 by n2 square minus 1 by n1 square, that must be greater than or equal to 3648 angstrom by 7000 angstrom. बोलो ठीक है? ये आपका आएगा 0.52. So 1 by n2 square minus 1 by n1 square, that must be greater than or equal to 0.52. अच्छा, अब ये बताओ n1 n2 के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं यार कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.52 है? n2 का क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग? n2 का वैल्यू 2 ले सकते हैं क्या? ये बताओ n2 का वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया तो ये 1/4 माइनस समथिंग हो जाएगा. 1/4 माइनस दिस इज अ स्क्वायर, so this is some positive value. This is greater than or equal to 0.52. Now tell me, अगर ये 1/4 है, अगर n2 3 लें 1/9 है, ये 1/16 है, तो ये वाला कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई होगा? पहला ही टर्म जो है वो अगर 0.52 से छोटा हो जाए तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगा क्या? अगर पहला ही टर्म 0.52 से छोटा हो जाए, नहीं होगा. दैट मीन्स पहला वाला टर्म को तो एटलीस्ट 0.52 से ज्यादा होना पड़ेगा, और ये पॉसिबल हो सकता है ओनली व्हेन n2 is 2. तो ये जो है वो सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब ये वैल्यू क्या बोलते हैं, सॉरी 1 हो. 2 या उससे ज्यादा होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा. तो दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन n2 is equal to 1. सर पर तब तो वो इवन तो नहीं हुआ. हाँ, अरे ये तो ऑर्बिट नंबर है भैया. ऑर्बिट नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना. एंगुलर मोमेंटम जो है वो इवन मल्टीपल हो जाए, बट ऑर्बिट नंबर तो कुछ भी हो ही सकता है ना. अच्छा, आप वो सोच रहे हो कि वो ऑर्बिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप वो बोल रहे हो? नहीं सर, ठीक है सर, समझ. ये तो इसके वैल्यूज बदल जाएंगे, बट ये तो ऑर्बिट नंबर है ना. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट, उनके वैल्यूज अकॉर्डिंगली वो अलग होंगे. वो तो अलग बात है, वो क्या वैल्यू आएगा हमें उससे थोड़ा ही मतलब है. हाँ, सो ये तब पॉसिबल होगा जब n2 की वैल्यू 1 हो, एंड तो ये क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर 1/1 स्क्वायर माइनस 1 by n1 square, this is greater than or equal to 0.52. So यहाँ से आपका आ जाएगा, ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करोगे एंड you will get n1 greater than or equal to 1.44. ये सॉल्व करके आपको मिलेगा n1 greater than or equal to 1.44. तो 1.44, तो therefore possible values of n1 क्या क्या हो जाएगा? So therefore possible values of n1 are, n1 के possible values 1.44 से ज्यादा जो भी इंटीजर है 2, 3, 4, 5 and so on. अब आपको बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अच्छा जंप करना है 1 पे, n2 की वैल्यू 1 ही है, और कहां से जंप करना है ये 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या लेना पड़ेगा अपने को फिर?
ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्टेप 5 के बाद ये है आपका स्टेप 6, और अब जो है वो है स्टेप 7। स्टेप 7 में हम लोग ये लिखेंगे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, जो अपने को जंप लेना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी गैप मिनिमम, तो एनर्जी गैप मिनिमम क्या लेंगे, 2 से 1 का जंप लेंगे फिर तो, है ना, बोलो। तो देयरफॉर लैम्डा डैश कितना आ जाएगा, 1 by lambda dash is equal to 912 into 4 था E naught 1 R Z square, is Z का वैल्यू 1 था, और 1 by 1 square minus 1 by 2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से आ गया आपका लैम्डा डैश का वैल्यू, एक सेकंड, वेट 1 by लैम्डा डैश में ही थोड़ा ही था, 1 by लैम्डा डैश इज आर जेड स्क्वायर, मैंने इसी को उल्टा कर दिया। एक सेकंड, क्या लिखना था, लैम्डा डैश इज इक्वल टू आर डैश जेड स्क्वायर 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 1 by lambda dash is this ना, 1 by lambda dash। So therefore 1 by lambda dash is r dash, this is 1 minus 1 by 4, 3 by 4, so lambda dash is 4 by 3 into 1 by r dash, so this is 4 by 3 into, what is 1 by r dash, 1 by r dash is 912 into 4, तो lambda dash कितना हो जाएगा, हाँ, this will come out to be 4846 angstrom, 4864 angstrom. So this is the answer. Nearly you can write 487 nanometer. So this is the answer. ठीक है, समझ में आया? बोलिए, समझ में आया ये? हेलो, बोलिए, आया समझ में ये? Yes, sir. वेरी गुड। वो ऑप्शन था, ऑप्शन ए, 487 नैनोमीटर। एक्चुअल आंसर 4864 एंगस्ट्रॉम आ रहा था, मतलब 486.4 नैनोमीटर आ रहा था। सर तब मेरा शायद तुक्का लग गया था, वो एक्चुअली 2 और 4 लेने से भी वही आ। 2 और 4 लेने से? हाँ सर। वो 1 और 2 के जगह तुम 2 और 4 ले लिए, वो कुछ ये होके आ गया क्या आंसर? कुछ डबल होके आ गया क्या वो? हाँ, वो पता नहीं, वो कुछ फैक्टर वेक्टर कट गया, कैंसिल हो गया, तो वो लग गया तुक्का। तो अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ अच्छा ट्राई करो, आप देखो तो। चलिए ये वाला तो आसान है ना, कितना आ रहा है बताओ इसका। डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम मतलब क्या हुआ, Li++। Li++ मतलब Z का वैल्यू कितना दिया है, 3, है ना। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, Z का वैल्यू 3 है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यार ग्राउंड स्टेट जो इसका है, वहां पे एनर्जी कितना हो जाएगा, -Z²/n² E0। सर 122 आ। हाँ, तो -3²
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है। इन्फिनिटी पे ले जाएंगे जीरो हो जाएगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा? कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है -122.4 आ रहा है ना। तो इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इतना ही हो जाएगा 122.4। आंसर विल बी डी। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो। ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन ही है। चलो आप ये ट्राई करेंगे क्या घर पे? घर पे कर लीजिएगा ट्राई, ठीक है।